हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल थियोरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और गवर्नमेंट मीन्स एंड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल आर प्रैक्टिकेबल। हिंदी में किसके अनुसार राज्य या सरकार साधन व व्यक्ति के अधिकार साध्य हैं? ए कांट, बी जॉन लॉक, सी जेफरसन, डी मेडिसन। बताइए। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। अब ये स्टेटमेंट के ऊपर सवाल है। 4 थिंकर हैं, आपको बताना है कि किस थिंकर का ये स्टेटमेंट है। और जितने भी स्टेटमेंट्स मैं कराती हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उनको कहीं पर नोट कर लिया करिए या फिर आप वीडियो से ही उसे रिवाइज कर लीजिए। आप बताइए कि ये स्टेटमेंट किसका है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट है। और आपको पता होगा कि जॉन लॉक नेचुरल राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। इनका तो मानना था कि जो राज्य बनते हैं वो प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि जो इंडिविजुअल के पास नेचुरल राइट्स है वो प्रोटेक्ट की जा सके। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल अपने जो नेचुरल राइट है वो स्टेट को दे दे, ऐसा नहीं है। वो राइट्स इंडिविजुअल अपने पास रखेगा और स्टेट का काम है उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जो स्टेट और गवर्नमेंट है वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त है, इन्हें राज्य नहीं छीन सकता। ये जॉन लॉक का नेचुरल राइट्स पर थॉट है। अब नेचुरल राइट में इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी? इन्होंने लाइफ को रखा, लिबर्टी को रखा और प्रॉपर्टी को। ये 3 तरह के राइट्स इन्होंने प्राकृतिक अधिकार में रखे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु सेड द गिफ्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिलीवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। किसने कहा संसार के उपहार समानता के आधार पर वितरित होंगे? ए प्राउधन, बी सी.एम. जोड, सी लेस्जेक कोलास्की, डी गेरार्ड स्टैनले। इक्वालिटी है, लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, इन सारे चैप्टर्स में जो भी स्टेटमेंट्स आपको जहाँ से भी मिले आप उन्हें अच्छे से एक जगह पर नोट कर लीजिए। जो आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पर आप चैप्टर वाइज सारे थिंकर्स के इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उस टॉपिक पर लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर आप चाहें तो एक जगह पर आप रिवाइज कर पाएंगे, जहाँ पर आपको एक जगह पर सारा कलेक्शन मिल जाएगा कि अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी पर जितने भी थिंकर्स आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर आते हैं इम्पॉर्टेंट, जिनके स्टेटमेंट एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, आप उन पर फोकस करके उनके स्टेटमेंट लिख लीजिए हर टॉपिक पर। और उन्हें एग्जाम से पहले अगर आप उतना रिवाइज कर लेंगे तो आपको स्टेटमेंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये स्टेटमेंट इक्वालिटी चैप्टर से है, आप बताइए कि किसने ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेस्जेक कोलास्की का ये स्टेटमेंट है। और ये समाजवादी विचारधारा के सपोर्टर हैं। सोशलिज्म जो थॉट था उसको इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और यहाँ पर ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि संसार के उपहार समानता के आधार पर वितरित होंगे। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मेन करंट्स ऑफ मार्क्सिज्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट द बुक बॉलिंग अलोन। बॉलिंग अलोन पुस्तक किसने लिखी है? ए माइकल सैंडर, बी चार्ल्स टेलर, सी रॉबर्ट पटनम, डी माइकल साफ्टो। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब बताइए कि ये बुक किसकी है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट पटनम की ये बुक है।
अब इस बुक का नाम बोलिंग अलोन नहीं है, पूरा नाम इस बुक का कुछ और है। अब आप देखिए, सिर्फ अगर आप बोलिंग अलोन पढ़ लेते हैं तो ये हेल्पफुल है, अगर मैच द फॉलोइंग वगैरह आएगा तो बोलिंग अलोन ही आएगा। पर जो क्वेश्चंस अब बन रहे हैं, जो ट्रेंड चेंज हुआ है, उसमें अब बुक का फुल नेम भी पूछा जाता है। इसलिए अगर कोई बुक है और उसका बड़ा सा नाम है तो आप उसको भी अच्छे से देखिए, एक बार तो आप देखिए कि इस बुक का पूरा नाम क्या है, क्योंकि वो भी आपको एग्जाम में मिलेगा और ऑप्शंस रहेंगे, तो अगर आप एक बार भी देखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बोलिंग अलोन का पूरा नाम इस बुक का है बोलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी। 2000 में ये बुक पब्लिश हुई थी, 2000 में रॉबर्ट पटनाम की बोलिंग अलोन बुक पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट वॉज एक्सेप्टेड बाय लिबरलिज्म। उदारवाद द्वारा राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा स्वीकार किया गया था? ए प्लुरलिस्ट थियरी, बहुलवादी सिद्धांत, या बी मार्क्सिस्ट थियरी, मार्क्सवादी सिद्धांत, या सी हिस्टोरिकल थियरी, ऐतिहासिक सिद्धांत, या डी इंस्टीट्यूशनल थियरी, संस्थागत सिद्धांत। बताइए, लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया था कि हाँ ऐसे स्टेट उत्पन्न हुआ था। किस थ्योरी को सपोर्ट किया है लिबरलिज्म ने, उदारवाद ने? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल थ्योरी सपोर्ट किया है लिबरलिज्म ने कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऐसे हुआ है कि स्टेट अचानक से नहीं, ये टाइम के साथ स्टेट ग्रो किया है। इसे लिबरलिज्म ने इस विचारधारा को सपोर्ट किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनलिज्म। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद का समर्थक नहीं है? ए अलास्डायर मैकेंटर, बी माइकल सैंडर, सी माइकल वार्जर, डी फेडरिक हेक। समुदायवाद पे देखिए मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं। अब यहाँ पर आपसे समुदायवाद तो पूछ नहीं रहा है कि इस विचारधारा में पर्टिकुलरली ये किसको सपोर्ट करती है, इसका क्या कहना था। सिंपली यहाँ पर आपसे इसका समर्थक पूछा जा रहा है कि समुदायवाद के समर्थक इनमें से कौन नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फेडरिक हेयक का कोई भी रिलेशन समुदायवाद विचारधारा से नहीं है। जबकि आप देखिए अलास्डायर मैकेंटर हैं, ये भी प्रोपोनेंट हैं, इन्होंने भी कम्युनलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल दिया। माइकल सैंडल भी हैं, माइकल वाल्जर भी हैं। तो ये तीनों आपको मिल गए कि ये तीनों ने समुदायवाद का समर्थन किया है। अब समुदायवाद क्या है? समुदायवाद एक आइडियोलॉजी है जो अपोज करती है ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम को, क्योंकि ये एक लिंक एस्टैब्लिश करती है कम्युनिटी में और एक इंडिविजुअल में। इनका मानना है कि कम्युनिटी के एब्सेंस में इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएगा। समुदायवादियों ने व्यक्ति की बजाय समुदाय को प्राथमिक माना है। अब यहाँ पर समुदाय में क्या क्या आएगा? फैमिली, पड़ोसी, स्कूल्स, चर्च। और इस आइडियोलॉजी के अंतर्गत व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल समुदाय में ही सार्थक है। समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना कठिन है। ये समुदायवाद का मानना था। क्यों समुदाय में सब कुछ हो सकता है? क्योंकि समुदाय के द्वारा ही व्यक्ति को नॉलेज, कंसियसनेस, चेतना व समाज में अपनी स्थिति का पता चलता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति समुदाय से बाहर उसका जीवन किसी अर्थ का नहीं होता। अब आप अलास्डायर मैकेंटर की इंपॉर्टेंट बुक है आफ्टर वर्च्यू, माइकल सैंडल की इंपॉर्टेंट बुक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, चार्ल्स टेलर की एक बुक है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, और माइकल वार्जर की बुक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। मैच द फॉलोइंग में भी आपसे समुदायवाद के थिंकर्स और उनकी बुक आ सकता है, इसलिए आप इनकी बुक्स भी लर्न कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु सेड अ गवर्नमेंट विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर विदाउट राइट। किसने कहा संविधान के बिना एक सरकार अधिकार के बिना एक शक्ति है?
ए थॉमस पेन, बी कार्ल ड्यूस, सी डेविड आफ्टर, डी वॉल्टर बेकहॉट। बताइए, ये भी स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है कि एक गवर्नमेंट जो बिना संविधान के चलती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अधिकार के बिना एक शक्ति। कंपैरिजन है एक तरह का। ये किसका स्टेटमेंट है? ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। थॉमस पेन का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने अपनी किताब द राइट्स ऑफ मैन 1791 में इनकी किताब पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने लिखा है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे इनका पूरा स्टेटमेंट इस पर है, ये प्रीवियस ईयर में आया था तो इतना ही आया था, पर अगर आप देखें इनका पूरा स्टेटमेंट है तो वो है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द एक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट बट ऑफ अ पीपल कंस्टिट्यूटिंग अ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज पावर विदाउट अ राइट। ये पूरा स्टेटमेंट है, पर अगर आपको इतना भी पता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका आधा पार्ट है स्टेटमेंट का, जिसमें जिनकी किताब थी राइट्स ऑफ मैन, इसमें इन्होंने लिखा था कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन करा जा सकता है जब गवर्नमेंट नेचुरल राइट्स लोगों के सेव करने में फेल हो उस वक्त। तो इन्होंने अपनी किताब में पॉलिटिकल रिवोल्यूशन को भी सपोर्ट किया है और इनका ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड मॉडर्न डेमोक्रेसीज एज पॉलियार्की। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक लोकतंत्रों को बहुपत्नी बताता है? ए डेविड ईस्टर, बी रॉबर्ट डहल, सी जोसेफ स्कम्पिटर, डी एस हनिंगटन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब डेमोक्रेसी आपके चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी के यूनिट में, तो इसके बारे में भी जिन लोगों ने जिन थिंकर्स ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स उनके हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा अगर जिन्होंने भी डेमोक्रेसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रॉबर्ट डहल ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज को पॉलियार्की कहा है। पॉलियार्की का मतलब ये 2 शब्दों से बना है। पॉली माने मैनी बहुत, और आर्की मतलब रूल शासन, बहुतों का शासन। यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी को कि ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें की जो शक्ति है वो कई लोगों में निहित होती है। यहाँ पर इनके उसको पॉलियार्की कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो वहाँ की सरकार है वो इस फॉर्म में है कि वहाँ पर जो शक्ति है वो मल्टीपल पीपल को वहाँ पर शक्ति इन्वेस्टेड है। ये रॉबर्ट डहल ने कहा है, और रॉबर्ट डहल की आप बुक्स देख लीजिए। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है हु गवर्न्स, जो 1961 में पब्लिश हुई थी, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989 में, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में, और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2001 में पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक पीस थियरी हैज बीन लार्जली एसोसिएटेड विद द राइटिंग ऑफ। डेमोक्रेटिक पीस थियरी मुख्य रूप से लेखन से जुड़ी रही है। किसके लेखन से बताना है आपको? ये इमैनुअल कांट एंड वोल्टायर, माइकल डोएल एंड ब्रूस रशेट, थॉमस क्रिश्चियन एंड थॉमस सेलिंग, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। बताइए, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत ये किसके लेखन से जुड़ी है? किन्होंने इस थियरी की बात की है? इनमें से एक ऑप्शन में 2 नाम दिए गए हैं। अब आप बताइए कि किन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थियरी को इनमें से सपोर्ट किया है। ए, बी, सी, डी में से सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए आप सबका नाम और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइकल डोयल एंड ब्रूस रसेट। ये मेन प्रपाउंडर हैं, अमेरिकन स्कॉलर, और इन्हीं दोनों ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी है। अब इस थ्योरी में है क्या? मैंने इस पर प्रीवियस में बहुत से क्वेश्चंस कराए हुए हैं।
अगर आपने वो क्वेश्चन लगाए होंगे तब आपको अच्छे से पता होगा कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है क्या। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक स्टेट्स के बीच में लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होता, वॉर नहीं हो सकता। ये थ्योरी बिल्कुल नकारती है कि अगर कोई राज्य लोकतांत्रिक हैं तो उनके बीच में वॉर नहीं हो सकता। और ये मानते हैं कि अगर लोकतांत्रिक देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है भी तो वो शांति से सुलझा ली जाती है, उसमें लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकतांत्रिक देश लड़ते नहीं हैं। और माइकल डोएल की एक बुक है जिसका नाम है वेज ऑफ वॉर एंड पीस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अर्ली लिबरलिज्म एज पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। निम्नलिखित में से कौन मालिकाना व्यक्तिवाद के रूप में प्रारंभिक उदारवाद की विशेषता बताइए। कौन कहता है कि जो अर्ली लिबरलिज्म है वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है। मालिकाना व्यक्तिवाद कहा है इन्होंने प्रारंभिक उदारवाद को। एफ.ए. हेक ने या रॉबर्ट नॉजिक ने या सी.बी. मैकफर्सन ने या फिर रॉल्स ने। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएगा और एक्सपेक्टेड भी मिल जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर ही है और सिर्फ एक्सपेक्टेड ही है, तो आपको साथ में एक प्रीवियस ईयर का आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं तो इस पर और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक पर। तो इसलिए आप एक्सपेक्टेड भी लगाइए और प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी लगाइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी.बी. मैकफर्सन ने अर्ली लिबरलिज्म को पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म बताया कि लोग प्रारंभिक उदारवाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते थे और सोसाइटी को कुछ नहीं, ज़्यादा सोसाइटी को नहीं दिया करते थे, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी पर उनका ध्यान रहता था। ये सी.बी. मैकफर्सन का थॉट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट फेलिसिटी इज continued success in obtaining those things which a man from time to time desires। निम्नलिखित में से किसने कहा कि परम सुख उन चीजों को प्राप्त करने में लगातार सफलता है जो समय समय पर एक व्यक्ति की इच्छाएं हैं। ए. बेंथम, बी. जे. अस्मिल, सी. हॉब्स, डी. रूसो। फेलिसिटी का आप मतलब समझ सकते हैं इंटेंस हैप्पीनेस, और हिंदी में तो क्लियर है परम सुख, अत्यधिक सुख। ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हॉब्स ने फेलिसिटी को ये माना है कि ये कंटिन्यूड सक्सेस है उन चीज़ों को प्राप्त करने में जो व्यक्ति समय समय पर उसकी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें हम फेलिसिटी कहते हैं। ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड We cannot set our values in the way we remove our quotes। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हम अपने कोट को हटाने के तरीके में अपने मूल्यों को नहीं बढ़ा सकते हैं? ए. लियो स्ट्रॉस ने, बी. अल्फ्रेड कॉबन ने, सी. जीन ब्लॉन्डल ने या डी. डेविड ईस्टन ने। जैसे हम अपना कोट उतार देते हैं वैसे हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको नहीं हटा सकते या उनको नहीं उतार सकते। एक तरह से आपको रिमूव करने की बात है। ये किसका स्टेटमेंट है? ए, बी, सी, डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डेविड ईस्टन कनाडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है। आप स्टेटमेंट्स को एक जगह अगर आप नोट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत फ़ायदे की बात है। आप स्टेटमेंट्स नोट कर लीजिए। अलग अलग जगह से आपको एग्ज़ाम जब पास आएगा तब बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप स्टेटमेंट्स को एक जगह नोट करके रख लेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ हीगल्स थ्योरी ऑफ स्टेट आर करेक्ट। हीगल के राज्य का जो उन्होंने विचार दिया था उसके बारे में कौन सी बात सही है आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेट इज सुपर ऑर्गेनिज्म, राज्य एक अति जीव है। सेकेंड, इट इज अनचेक्ड बाय एनी मोरल लॉ
फॉर इट इटसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ मोरालिटी। यह किसी भी नैतिक कानून द्वारा अनियंत्रित है क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का निर्माता है। बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या केवल सेकंड सही है या फिर दोनों सही हैं और या फिर दोनों गलत हैं। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हीगल का राज्य का विचार आपने वेस्टर्न थॉट में पढ़ा होगा, और अगर आप थ्योरी में जाएंगे तो थ्योरी में आपको राज्य के बारे में पढ़ना है। अलग अलग थिंकर्स हैं और उनके राज्य उत्पत्ति पर क्या व्यूज़ थे, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा बना, ये भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना है। अब बताइए हीगल का अगर आपने राज्य का सिद्धांत पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से सही कर सकते हैं। और बहुत आसान स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हीगल ने राज्य को अतिजीव माना है। इन्होंने स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, आपने सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हीगल का राज्य के बारे में कि राज्य पृथ्वी पर भगवान का अवतार है। इससे लग रहा है कि हीगल ने राज्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी, और वो कहते हैं कि स्टेट का वर्क सिविल सोसाइटी को नैतिक निर्देश देना होता है, नागरिक समाज को मोरल डायरेक्शन देने का काम राज्य का होता है, और राज्य से बड़ा कोई इंपॉर्टेंट संगठन नहीं हो सकता। और जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इट इज़ अनचेक्ड बाय एनी मोरल लव फॉर इट इटसेल्फ इज अ क्रिएटर ऑफ मोरालिटी, क्योंकि हीगल मानते थे कि राज्य पूर्ण नैतिकता का क्षेत्र है, इसलिए ये नैतिक कानून द्वारा अनियंत्रित है क्योंकि यह स्वयं ही नैतिकता का निर्माता है। तो दोनों स्टेटमेंट हीगल की स्टेट की थ्योरी के लिए सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 कंसेप्ट दिए हुए हैं। किन्होंने दिया है, नाम है अलग अलग, आपको इनको मैच कराना है। सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट है पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, बिखराव की राजनीति। इस पर किसने बात की। क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, गवर्नेंसबिलिटी का संकट, और डी है कॉन्टेस्टियस डेमोक्रेसी, विवादास्पद लोकतंत्र। अतुल कोहली, सुब्रता के मित्रा, गुनार मेड्राल, मायरन वेनर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख लीजिए ऑप्शंस और इनको आप मैच कराइए कि सॉफ्ट स्टेट कंसेप्ट किसका है, बिखराव की राजनीति, गवर्नेंसबिलिटी का सिद्धांत का संकट और विवादास्पद लोकतंत्र किसका है। इन चारों में से ए बी सी डी को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से मैच करा दीजिए। 1 2 अगर आप मैच दी फॉलोइंग में निकाल लेते हैं तो वहाँ से आपका वो सवाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कभी कभार मैच दी फॉलोइंग में आप फंसेंगे, या अगर आपको 1 2 आ रहे हैं, अगर 3 आ जाएगा तब तो बहुत ही अच्छा है, पर 1 2 भी अगर कभी कभी आप देखिए अगर आपको आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपको हो सकता है कि सही आंसर आ जाए। सिर्फ 1 2 से भी मैच दी फॉलोइंग निकल आता है कभी कभी। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। सॉफ्ट स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट किसने दिया था, इस पर मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो आप जान रहे होंगे कि सॉफ्ट स्टेट कंसेप्ट किसका है। ये कंसेप्ट है गुन्नार मेड्राल का। फिर है पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, बिखराव की राजनीति, ये कंसेप्ट है मायरोन वेनर का। और क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, ये किसका कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अतुल कोहली का स्टेटमेंट। इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इनकी तो एक बुक है जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट, इंडियाज ग्रोविंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। तो इन्होंने क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी पर काफ़ी बात की है। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कॉन्टेस्टियस डेमोक्रेसी। ये थॉट है सुब्रता के मित्रा का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन पर काफ़ी स्टडी की कि साउथ एशिया में कैसे लोकतांत्रिक राज्य हैं या स्टेट्स हैं, इस पर इन्होंने काफ़ी स्टडी की थी। अब एक सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट जो गुनार मेड्राल ने दिया था, ये क्या है, ये आप जान लीजिए कि सॉफ्ट स्टेट में गुनार मेड्राल ने बताया कि ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका लीनियंट एटीट्यूड रहता है, ये कोई हार्ड डिसीजंस या कोई कठिन फैसला नहीं लेते हैं,
जनरली ऐसा साउथ एशियन कंट्रीज के साथ है। ये गुनार मेडल ने अपनी रिसर्च में पाया था, तो इन्होंने एक सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट दिया है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का थर्ड है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है। यानी कि जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट द फ्रीडम फाउंड इन द मॉडर्न स्टेट इज वेयर इज मेल फ्रीडम। किसका मानना है कि आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। कैरोल पेटमैन, मैरी वोllstonecraft, चार्ल्स या बेटी फ्रीडमैन। बताइए, इन्होंने आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता लोगों को मिली है, उसको इन्होंने पुरुषवादी स्वतंत्रता कहकर बुलाया है कि ये पुरुषवादी स्वतंत्रता है, मतलब महिलाओं के लिए स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोल पेटमैन। ये फेमिनिस्ट से जुड़ी हुई हैं, नारीवाद विचारधारा से, और इनकी एक इम्पॉर्टेंट 2 बुक हैं, आप जान लीजिए, जिसका नाम है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी और द डिसऑर्डर ऑफ वुमेन। और आपको देखिए थ्योरी में नारीवाद भी पढ़ना है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, इस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके नारीवाद चैप्टर से ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से बताना है कि कौन सा गलत मिलाया गया है। ऑथर और बुक के साथ है, बुक का नाम दिया है, सामने ऑथर के नेम दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक गलत है। तो गलत जानने के लिए आपको चारों बुक के ऑथर का नाम जरूर आना चाहिए, तभी तो आप गलत जान पाएंगे कि हाँ ये बुक तो किसी और ऑथर की है, इनकी नहीं है। ए है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जैक्स डेरिडा की। बी है बीइंग एंड टाइम, हेडगर की। सी है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, माइकल फोकोल्ट की। डी है थेसिस ऑन फ्यूरबाख, मार्क्स की, यानी कि कार्ल मार्क्स की। आप बताइए कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, क्या ये जैक्स डेरिडा की किताब है? बीइंग एंड टाइम हेडगर की किताब है, या फिर सी और डी ये माइकल फोकोल्ट और मार्क्स की बुक्स हैं? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किताब जैक्स डेरिडा की नहीं है। किसकी है ये किताब? ये किताब है फ्रांसिस लियोटार्ड की। हालांकि वो भी पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़े हुए हैं और ये भी पोस्ट मॉडर्न से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये किताब है ये फ्रांसिस लियोटार्ड की है, 1979 में पब्लिश हुई है। और बीइंग एंड टाइम आप देख रहे हैं ये हेडगर की किताब है, मार्टिन हेडगर की, 1927 में ये किताब पब्लिश हुई है, 1927 में। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स माइकल फोकोल्ट की है, इस पर काफ़ी बातचीत प्रीवियस वीडियोस में हुई है। और ये कब पब्लिश हुई है? आपको पब्लिशिंग ईयर इन इम्पॉर्टेंट किताब का आना चाहिए, 1966 में, 1966 में। और हाँ, पूरा किताब क्या है इस बुक का? द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस, ये इस किताब का पूरा नाम है। डी है थेसिस ऑन फ्यूरबाख, कार्ल मार्क्स की ये किताब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, हु कंटेंडेड दैट आइडियोलॉजी करस्पॉन्ड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज ऑफ कंसेप्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस बाय मेन। किसने कहा कि विचारधारा पुरुषों द्वारा चेतना के विचारों के उत्पादन से मेल खाती हैं? ए विलियम ए मुलिन्स, बी लुइस अल्थेसिस, सी कार्ल मार्क्स, डी हिप्पोलाइटस टेन। आइडियोलॉजी चैप्टर आपको पढ़ना है, विचारधारा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है आपके सिलेबस में। अब ये बताइए कि किसके थॉट्स हैं आइडियोलॉजी के संबंध में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये कार्ल मार्क्स का विचार है।
कहाँ पर इन्होंने इस विचार को मेंशन किया है? इन्होंने अपनी किताब जर्मन आइडियोलॉजी में, जिन्होंने मिलकर फ्रेडरिक एंजल्स के साथ लिखी थी, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट मेंशन किया है। और देखिए, जर्मन आइडियोलॉजी किताब 1932 में पब्लिश हुई है, ऑल्दो ये राइट 1846 के आसपास हो चुकी थी, पर पब्लिशर ना मिलने के कारण ये लेट पब्लिश हुई है, जर्मन आइडियोलॉजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, फॉर कार्ल मार्क्स हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट? कार्ल मार्क्स के लिए निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है? ए सेंट साइमन, बी प्राउधान, सी फूरियर, डी एंजल्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यूटोपियन सोशलिस्ट, सोशलिज्म चैप्टर में ही आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, यूटोपियन सोशलिस्ट का। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स ने एंजल्स को यूटोपियन समाजवादी नहीं माना, क्योंकि ये इनके पैरेलल ही चल रहे थे, इनके साथ ही काम कर रहे थे ये। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि एंजल्स को वो क्यों यूटोपियन समाजवादी कहेंगे? एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर समाजवाद लाने के लिए काम किया था, तो ये नहीं हो सकते। सेंट साइमन और प्राउधन और फूरियर ये यूटोपियन सोशलिस्ट में आते हैं। और अगर आप देखें, सोशलिज्म समाजवाद शब्द को क्वाइन करने के पीछे किसका हाथ था? तो सेंट साइमन का था। सोशलिज्म वर्ड को क्वाइन करने का जो क्रेडिट है वो सेंट साइमन को जाता है। अब देखिए, सेंट साइमन के अकॉर्डिंग समाजवाद क्या था? ये इनका मानना था कि सबको इक्वल रैंकिंग मिलनी चाहिए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने सोशल प्रोडक्शन में किया है उसके अकॉर्डिंग। और रॉबर्ट ओवेन भी समाजवाद से जुड़े थे, जिनका विचार था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। और यूटोपियन समाजवाद देखेंगे आप कि ये वो थिंकर्स हैं जिन्होंने पहले समाजवाद के बारे में बताया था, कार्ल मार्क्स और एंजल से पहले। और दोनों में आप विचारधारा में अंतर देखिए कि इनकी समाजवाद की विचारधारा और कार्ल मार्क्स की विचारधारा में थोड़ा सा अंतर था। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल, वायलेंट रेवोल्यूशन, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट की बात की थी, लेकिन समाजवाद ने ये सारी बातें नहीं की थी। करेक्ट? देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ, कार्ल मार्क्स के समाजवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जेएस मिल? जेएस मिल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, स्टेट इज जस्टिफाइड इन कन्फर्मिंग इटसेल्फ टू लिमिटेड फंक्शंस। राज्य सीमित कार्यों के लिए खुद की पुष्टि करने में न्याय संगत हैं। सेकेंड, स्टेट इंटरवेंशन इनटू अदर रिगार्डिंग एक्शन इज जस्टिफाइड। कार्यवाही के बारे में अन्य में राज्य का हस्तक्षेप उचित है। क्या जेएस मिल ने इसे उचित माना था? केवल फर्स्ट सही ये स्टेटमेंट है, या फिर केवल सेकेंड सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या मिल ने स्टेट को लिमिट किया था, और क्या स्टेट को उन्होंने हस्तक्षेप के लिए अलाउ किया था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देखिए तो जेएस मिल नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे, और जहाँ पर इन्होंने राज्य को जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। क्या देखिए, और जेएस मिल के बारे में मैंने प्रीवियस में बहुत से क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो जेएस मिल के जो थॉट्स थे लिबर्टी के बारे में वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। जेएस मिल ने लिबर्टी के लिए क्या कहा था कि लिबर्टी आपकी तब तक सही है जब तक कि आपकी लिबर्टी से दूसरे का नुकसान नहीं होता। अगर वहाँ दूसरे को हार्म पहुँचेगा तब वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन है, सोशलिस्ट स्टेट्स वर बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी एंड आर नोन एज दी।
समाजवादी राज्य मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित हैं और इन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। किन नाम से, किस नाम से बताइए? ए ब्लू वर्ल्ड, नीली दुनिया, बी ग्रीन वर्ल्ड, हरी दुनिया, सी रेड वर्ल्ड, लाल दुनिया, डी येलो वर्ल्ड, पीली दुनिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेड वर्ल्ड, लाल दुनिया के नाम से जाना जाता है समाजवादी राज्य को, जो मार्क्सवादी की विचारधारा पर आधारित हैं। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपके कितने आंसर सही थे। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से है। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लास्ट तक लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया हुआ होगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।